नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सही पहल की है। हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलनकारियों ने प्रदेश में संपत्ति का जैसा जो नुकसान किया है उसे अदालत ने बहुत गंभीरता से लिया है। प्रदेश सरकार को यह आदेश हुआ है कि आंदोलनकारियों से पैसा वसूला जाए। यदि ऐसा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट खुद फिर गाइडलाइन बनाकर निर्देश देगा। गुजरात के पटेल नेता हार्दिक पटेल की जमानत की सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह पहल की। एक अन्य बेंच ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सुनवाई के लिए 3 महीने में विशेष अदालतों के गठन का निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सरकार को लपक कर कार्रवाई करनी चाहिए, मगर सरकार में ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ही नियम गाइडलाइन बनानी होगी। हरियाणा के ताजा आंदोलन ने यह बनी मनोवृत्ति जतलाई है कि जितनी उग्रता दिखाएंगे, देश को जितना घायल करेंगे, उतना सफल होने का अवसर है। हरियाणा के जाटों ने जो किया है उसने लोकतांत्रिक हद की तमाम सीमाएं पार की है। यह आगे या कि अन्य जातियों आरक्षण आंदोलनों के लिए मिसाल है। तभी सुप्रीम कोर्ट को जल्द अपनी सोच को नियम में बदलकर अमल के सरकार को तुरंत निर्देश देने चाहिए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति बहुत बदल गई है। राहुल गांधी ने पार्टी में चली आ रही पुरानी परंपराओं को बदलवाया है। उन्होंने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं घोषित करने की परंपरा भी बदली है। पार्टी के जानकार सूत्रों के मुताबिक अब राज्यों और वहां उपलब्ध कांग्रेस के चेहरे के हिसाब से फैसला किया जाएगा। जैसे इस बार पार्टी ने असम में तरुण गोगोई को पेश किया है, जबकि केरल में कहा गया है कि उमनचांडी, रमेश चेन्निथला और वीएम सुधीरन की साझा कमान में चुनाव लड़ा जाएगा। इसी तरह अगले साल के चुनाव के लिए राहुल ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी पार्टी मुख्यमंत्री का दावेदार पेश करके लड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में भी सहानुभूति के लिए वीरभद्र सिंह को आगे किया जा सकता है और गुजरात में भी पार्टी सीएम का दावेदार पेश करेगी। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तर्ज पर चलते हुए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा 6 महीने पहले करने का फैसला किया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस साल अगस्त तक उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। दोनों राज्यों में पार्टी के अपने तंत्र से और बाहरी एजेंसियों की मदद से संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार और मीडिया प्रबंधन के लिए आधिकारिक रूप से बाहरी एजेंसी की मदद ले रही है। पंजाब यूपी में प्रशांत किशोर ये काम करेंगे और सफल रहे तो गुजरात में भी कांग्रेस का काम संभालेंगे। ये हैरान करने वाली बात है कि संसद में दोनों बड़ी पार्टियां संसद ठप करने के बहाने खोज रही हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने इसकी पुष्टि की है। तभी दोनों पार्टियां गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं और उनके सहारे संसद ठप कर रही हैं। कांग्रेस के नेता इस बात से आहत हैं कि विपक्ष में होने और पूरी तरह से दबे होने के बावजूद सरकार उनके साथ सद्भाव नहीं दिखा रही है और संसद सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका सहयोग नहीं मांग रही है। उल्टे सरकार की ओर से कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पहले कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में नाराज थी। उसे लग रहा था कि निजी खुन्नस की वजह से सोनिया और राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है। अब उनको लग रहा है कि इशरत जहां का मामला भी सरकार ने खुलवाया है और कार्ति चिदम्बरम के जांच का मुद्दा भी उठाया है ताकि पी चिदम्बरम को घेरा जा सके। तभी इसके जवाब में कांग्रेस ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल के कारोबारी सहयोगियों को हुए जमीन आवंटन का मुद्दा उठाया। इसी तरह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया तो सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस के मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी ऐसा ही नोटिस दिया गया है। सरकार बातचीत के जरिए विपक्ष को ठंडा करने के बजाय आक्रामक करके उसे रक्षात्मक बनाना चाहती है। तभी बातचीत के बजाय सरकार ने आधार को वैधानिक रूप देने का कानून धन विधेयक के रूप में लाने का फैसला हुआ है ताकि उसे राज्यसभा में न भेजा जाए जहां विपक्ष का बहुमत है। कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी पर कर लगाने के प्रावधान को लेकर मचे विवाद के बीच खबर है कि सरकार इस कर को वापस लेने की घोषणा जल्दी कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार में इस बात को लेकर चिंता है कि इस प्रावधान की वजह से मध्य वर्ग में पार्टी का वोट खराब हो रहा है। इसके अलावा भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने भी अपील कर दी है कि इस कर को वापस लिया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ने भी कहा है कि अगर प्रावधान वापस नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वे बजट पर चर्चा शुरू होगी तो इसका जवाब देंगे और उसी समय बताएंगे कि इसका अंतिम फैसला क्या हुआ। अभी तक मंत्री और अधिकारी इस फैसले का बचाव कर रहे थे। वे कह रहे थे कि पेंशन सोसाइटी को
प्रमोट करने के लिए ये फैसला किया गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार इस फैसले को बदल रही है। बजट पर चर्चा होने से पहले ही इसका फैसला कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर इसका फैसला किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों को भी अंदाजा हो गया है कि सरकार ये फैसला बदलने वाली है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यू के एक राज्यसभा सांसद ने तो संसद परिसर में ये भी कहा कि सरकार ने ये प्रावधान किया ही था इसे बदलने के लिए। वे चाहते थे कि इस पर विरोध हो और बाद में इसे बदल दिया जाए। उनका कहना है कि इससे बजट की दूसरी कई बातें दब गई हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उनके खास निशाने पर रहे, जिन्होंने कल अपने भाषण में मोदी पर हमला किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कल के भाषण या राहुल का जिक्र किए बगैर कहा कि हीन भावना के तहत संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में भी अच्छे बोलने वाले सांसद हैं, लेकिन हीन भावना के तहत उनको मौका नहीं दिया जाता है। मेक इन इंडिया पर राहुल की ओर से किए गए हमले का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी कमियां बताई जानी चाहिए, लेकिन इस सोच के साथ नहीं कि इसे कामयाब नहीं होना चाहिए। राहुल पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 27 सितंबर 2013 की तारीख नहीं भूलता, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अमेरिका में थे और देश में एक ऑर्डिनेंस फाड़ा गया था। जीएसटी बिल संसद में अटके होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खुद के लाए बिल भी पास नहीं होने दे रही है। उन्होंने इसी सिलसिले में व्हिसल ब्लोअर बिल का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से संसद चलने देने और विकास के मुद्दों पर चर्चा कराने की अपील करते हुए कहा कि संसद नहीं चलने का नुकसान सत्ता पक्ष को नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान देश को होता है और उसके बाद विपक्ष का होता है। संसद नहीं चलने से विपक्ष के सांसद सवाल पूछने और सरकार से जवाब मांगने का मौका गवा देते हैं। प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि संसद की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो बात और अच्छी से रखी जा सकती है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि संसद कैसे चलना चाहिए, इस पर बड़े लोगों की राय मानी जानी चाहिए। इस मामले में राष्ट्रपति की सलाह सर्वोपरि होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि संसद में रोज तू मैं होने से अफसरशाही की जवाबदेही खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अब सांसद के सवाल के जवाब से अफसरशाही नहीं डरते हैं, क्योंकि संसद की कार्यवाही का स्तर गिर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया और उसके कामकाज पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी की जड़ें इतनी गहरी जमाई जा चुकी हैं कि उन्हें उखाड़ने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि 60 साल में गरीबों के लिए काम हुआ होता तो गरीबों को गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद्य सुरक्षा कानून पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि 8 राज्यों ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया है, जिनमें केरल सहित 4 राज्य कांग्रेस शासित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 लाख शौचालय बनवाए क्योंकि पहले नहीं बनवाए गए थे। बांग्लादेश से करार किया क्योंकि पहले नहीं किया गया था और 18,000 गांवों में बिजली पहुंची क्योंकि आजादी के बाद अब तक वहां बिजली नहीं पहुंचाई गई थी। प्रधानमंत्री ने टिकाऊ विकास, पानी की कमी, न्याय में होने वाली देरी जैसे मसलों पर चर्चा कराने की अपील की। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि वो अदालत का आदेश मानेगी। तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ करने और उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। इस पर आज संसद में कांग्रेस सांसदों ने कड़ा ऐतराज किया और कहा कि ऐसे किसी कदम से देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचेगी। प्रश्नकाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें तमिलनाडु सरकार का पत्र मिला है और वे इस पर गौर कर रही हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है और उसका पालन करना सबकी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी ओर इस मामले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस बारे में फैसला सरकार को करना है, वे इसमें कोई निजी राय नहीं रखना चाहते। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने वॉकआउट की धमकी देकर भाषण देने के लिए 10 मिनट ज्यादा समय आवंटित कराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से आपत्तिजनक बयान दिए जाने पर हो रही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब उप सभापति पीजे कुरियन ने आजाद को भाषण खत्म करने के लिए कहा तो वे नाराज हो गए और वॉकआउट करने की धमकी दी। इस पर उप सभापति ने कहा कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर पहले वक्ता को इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, लेकिन संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आजाद को कुछ और समय देने का आग्रह किया। इसके बाद आजाद को अपनी बात रखने का थोड़ा समय और दिया गया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। हरियाणा में लूट मार के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि देश किधर जा रहा है। देश और लोगों की संपत्ति को ऐसे जलने नहीं दिया जा सकता है। बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई और संगठन, उन्हें हट जाने के लिए कहना होगा। आंदोलन में देश को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। जाहिर है अदालत का रुख सख्त है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
हरियाणा में जाट आरक्षण के लिए आंदोलन के नाम पर हुई लूटमार, गुंडागर्दी, अमानवीयता और अराजकता की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के जाट आंदोलन और गुजरात के पटेल आंदोलन के बहाने इस दिशा में अच्छी पहल की है। अदालत ने कहा है कि आंदोलन के दौरान सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति का जो भी नुकसान हुआ है वह आंदोलनकारियों से वसूला जाना चाहिए। अगर राज्य सरकार इस मामले में कार्रवाई करने में विफल रहती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद दिशा निर्देश तय करेगा। राज्यों में विशेष अदालतों का गठन भी किया जा रहा है। हरियाणा में करीब एक हफ्ते की अराजकता के दौरान करीब 34,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जान का नुकसान अलग है। करीब 20 लोग इस आंदोलन के दौरान मारे गए हैं। प्रदेश का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है, वह भी अलग है। संपत्ति के नुकसान से ज्यादा बड़ा नुकसान सामाजिक ढांचे का टूटना है, आपसी संबंधों का खत्म होना है, इंसानी मूल्यों के मिट जाने का है। इस घटना ने लोगों को ऐसे घाव दिए हैं जिन्हें भरना कानूनी तरीके से संभव ही नहीं है। फिर भी अगर अदालतें सख्त होती हैं और सरकार राजनीतिक नफा नुकसान भूलकर सख्ती दिखाती है तो भविष्य के लिए यह एक सबक होगा। हरियाणा और गुजरात दोनों की सरकारों को इस दिशा में ठोस पहल करनी होगी, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि सरकारें ऐसा कुछ करेंगी। उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता होती है, इसलिए वे किसी की जवाबदेही तय करके और उससे नुकसान की वसूली करने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। इसलिए ज्यादा संभावना इसी बात की है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट को ही पहल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह सवाल उठाया जाने लगा है कि आखिरकार भीड़ में किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। हजारों की भीड़ में कुछ चेहरे पहचान कर क्या उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और क्या उनसे हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की वसूली हो सकती है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल सिर्फ अभी की घटना में हुए नुकसान की वसूली का नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की पहल पर कोई ऐसा कानून बन जाता है तो आगे होने वाले आंदोलनों में इसका ध्यान रखा जाएगा। आंदोलनकारी जान माल का नुकसान करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इस मामले में एक पुराने अदालती आदेश को आधार बनाया जा सकता है। यह फैसला दीवारों पर पोस्टर लगाने से रोकने के बारे में है। अदालत ने बेहद सख्ती दिखाते हुए फैसला दिया है कि पोस्टर चाहे जिसने भी लगाए हों, उस पर जिसका नाम और फोटो होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद इसमें काफी कमी आई है। ऐसे ही आंदोलनों के बारे में होना चाहिए। जो भी संगठन आंदोलन का आह्वान करेगा उस संगठन और उसके नेताओं की जिम्मेदारी तय होगी और संपत्ति के नुकसान की भरपाई उससे कराई जाएगी। अगर इस तरह का कानून बन जाए तो आंदोलन की अपील करने वाले संगठन और नेता खुद ही सावधानी बरतने लगेंगे। वे लोगों को भड़काएंगे नहीं और उन्हें हिंसा या तोड़फोड़ करने से रोकेंगे। इस तरह की व्यवस्था इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि इन दिनों तोड़फोड़ और हिंसक आंदोलन को अपनी बात मनवाने का जरिया बना लिया गया है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल के मालदा और हरियाणा के कई इलाकों में प्रदर्शन के नाम पर हुई हिंसा ने जाहिर किया है कि इसे रोकने के लिए तत्काल पहल होनी चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ताजा पहल पर चर्चा करेंगे। भारत में सामाजिक स्तर या संगठन पर यह भाव बढ़ रहा है कि जोर जबरदस्ती से सरकार से अपनी बात मनवाई जा सकती है। सरकारों व राजनीतिक लीडरशिप के कमजोर होने का यह परिणाम है। इसी कारण आंदोलन में अब चक्का जाम नहीं बल्कि लूट और संपत्ति को नुकसान का ट्रेंड भारी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हैं। विनीत जी, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि आरक्षण के आंदोलन से जो संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी हर्जाना वसूलने का उन आंदोलनकारियों से किया जाए, इसके नियम बने और कार्रवाई हो। इस पहल का क्या अर्थ है और ये पहल क्या व्यवहारिक लगती है? बिल्कुल व्यवहारिक है व्यास जी। पहले तो पुरानी बात सोचिए, अंग्रेजों के जमाने में अगर कोई गांव का व्यक्ति या कोई परिवार या समूह कोई भी इस तरह का कार्रवाई करता था हिंसात्मक या जिसमें सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता था तो अंग्रेज सरकार बहुत कड़े तरीके से डील करती थी। पूरे गांव की गिरफ्तारी हो जाती थी और तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उसका हर्जाना वसूल ना कर ले और उनको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता। पुरानी बात है, नई बात करते हैं। दुबई में, सिंगापुर में कानून है। आज अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को डैमेज करते हैं तो आपकी जमानत तब तक नहीं होगी जब तक कि आप वो नुकसान की भरपाई नहीं करते। यूरोप में, अमेरिका में भी इस तरह के कानून है। अब यहाँ समस्या ये है कि सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान करते हैं और निजी संपत्ति को भी करते हैं। हरियाणा में जो डैमेज हुआ है भयावह हुआ है। लोग अखबारों में आए 20,000 करोड़ या कितना, और
डैमेज आक्रोश का प्रदर्शन नहीं है, सीधी सीधी लूट जी। है, सामान दुकानों से लूट। अच्छा 84 के दंगों में भी ये हुआ जी। दिल्ली में, जब सिखों के खिलाफ, और जहां भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं या जैसे भी बड़े आंदोलन, जो बड़े आंदोलन होते हैं, किसानों, जब किसान आए थे दिल्ली में जेवीलाल की रैली में, उन्होंने बड़ा तबाही मचाई। ये एक उच्छृंखल किस्म का, एक अनार्किस्ट किस्म का जो एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है कि मुझे और आपको ये पता है कि मैं तोड़ दूं, नुकसान कर दूं, लूट लूं, टेलीविजन की दुकान से टीवी उठा लूं, सोने की दुकान सोना लूट लूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे नेता मुझे बचा लेंगे, कानून लचर है, पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी पहल की है और इस मामले में सरकार को कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भी आंदोलनकारी किसी भी संपत्ति को, प्राइवेट या सरकारी को, किसी भी तरह का डैमेज करता है तो उस संगठन के नेता, कार्यकर्ताओं को पकड़ के गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाए और उनकी संपत्तियां कुर्क करके डैमेज पर आ जाए। नहीं तो अगर वो नहीं दे सकते तो सारा जीवन जेल काटे। नहीं विनीत जी, ये जो आपने कहा ये कहने में आसान है, लेकिन ये जो माहौल बना वो भी तो इसी की वजह से कि सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक लीडरशिप में इच्छा शक्ति नहीं है। बाकी तो ये काम भी सरकार को करना चाहिए था, सरकार को पहल करनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इसका मतलब जो असली व्यवस्था की कमी है उसका कोई क्या करेगा? बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात ये देखिए कि सरकार के तो कानून आज भी हैं। हाँ वो तो है कि संपदा को आप अगर रेलवे या इसको करें, कानून अगर नहीं है तो निजी संपत्ति के नुकसान का नहीं है। निजी संपत्ति का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप सिविल सूट में जाएं। अब सिविल सूट में आपने कहा कि साहब फलाने संगठन ने मेरी दुकान लूट ली, लड़ते रहिए 20-30 साल तक मुकदमा, तो उसके लिए तो कानून की जरूरत है कि सिविल सूट में भी रिलीफ फौरन मिले। जहां तक बात है विल पावर की, विल पावर वही कि कानून है, पर कानून का राज जो इंप्लीमेंट करना उसका क्या नुस्खा हो, कैसे हो? अगर वो होता तो फिर ऐसा आंदोलन भी नहीं होता, ऐसी लूट भी नहीं होती। ये तो विशियस सर्कल है। ये बिल्कुल आपने कैच 22 सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया व्यास जी। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे हर मतदाता चाहता है कि अपराधी को टिकट ना दी जाए, लेकिन दी जा रही है, जीत रहे हैं और निर्माता बन रहे हैं कानून के। इसी तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने का काम तो पॉलिटिकल लीडरशिप ही कराती है, उन्हीं के फॉलोअर्स करते हैं। तो ये बिल्कुल सही सवाल है, पर अब समय ये भी आ गया है जहां सोशल मीडिया, जहां लोगों का इतना वोकल होना हो गया, हर बात पर सड़कों पर लोग उतर आ रहे हैं कि अगर विध्वंसात्मक शक्तियां सड़कों पर उतर रही हैं तो मैं समझता हूं कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में, जहां पर एंटी नेशनल नारे कुछ लोगों ने लगा के और यूनिवर्सिटी की छवि भी खराब करी और इतना नुकसान, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, एएमयू हो, और यूनिवर्सिटियों के एकेडमिक स्टाफ को, स्टूडेंट्स को सड़कों पर आकर मांग करनी चाहिए कि जो लंबे समय से कानून लागू नहीं हो पा रहे, चाहे चुनाव सुधार के हों, चाहे काले धन के प्रयोग के हों, चाहे अपराधीकरण के हों, और चाहे इस तरह के डैमेज। नहीं, पर अपन भटक रहे हैं मूल विषय में। मूल विषय में ये है कि सुप्रीम कोर्ट का की जो ये पहल है, ये क्या मूर्त रूप एक तो ले सकती है, और दूसरा जो जैसे हरियाणा सरकार है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जैसे आंदोलन होने दिया, फिर जो आंदोलन की मांग के आगे जैसे झुकी, तो क्या संभव है कि वो आगे ऐसी सख्ती कर सके? असली मुद्दा तो वही आता। फिर बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सदिच्छा से बहुत से हिदायतें जारी करता है। जैसे भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई हिदायतें दी हैं, पर पार्लियामेंट कमेटी जब कानून बनाने बैठती है तो उनको लचर कर देती है, अपने निकलने के रास्ते छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कितना भी हिदायत देगा, अगर राज्य सरकारें अपनी असहायता, एक मुझे ध्यान है कि बनारस में एक कब्रिस्तान को लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो अवैध कब्जा कर रखा है हिंदुओं की भूमि पर आज मेरे ख्याल 4 डिकेड हो गए, 4 दशाब्दी हो गई, और उसको वहां से कब्जा नहीं हटाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे बहुत सारे आदेश हैं जो आदेश हैं लेकिन उनका कंटेम्प्ट हो रहा है और कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा है। तो ये मानना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट अगर उस हरियाणा सरकार को या अगर कुछ ऐसी कार्रवाई, हालांकि ये संभव नहीं क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है उसको, पर क्या कोई और तरीका निकल सकता है? सुप्रीम कोर्ट का इतना कहना और इस इनिशिएटिव को लेना और पुश करना अपने आप में, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन को लेके हुआ, अवैध निर्माणों को लेके हुआ, उसमें देखिए कि जो हुआ फिर वो उसमें अरविंद केजरीवाल सरकार ने लपक कर उसको लिया और फिर अपना मुंह कर लिया। ऐसा केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार या कोई भी सरकार लपक कर पहल करे, वही मुद्दा तो वहां जाके अटकता है। वही मुख्यमंत्री वही मुद्दा लपक कर लेगा व्यास जी, जिसमें उसको अपना पॉलिटिकल गेन दिखेगा। इस तरह के कार्यक्रम में पॉलिटिकल लॉस है, तो अगर आप जैसे ही इस तरह की प्यूनिटिव एक्शन लेंगे वापस उसके फिर एक्शन आ जाएगा, तो कोई सरकार हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कमर कस ले,
बराबर इंस्ट्रक्शन जारी उसमें करें। मेरे ख्याल से जनता का पूरा जनता और राष्ट्रीय सिविल स्तर पर एक सोसाइटी और मीडिया इसको वो take up समर्थन करे। करेगा। क्योंकि नुकसान सबका होता है, जी, जी, नुकसान सबका होता है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।